टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे अकुलर एनाटॉमी की, और डॉक्टर नीलम अस्थाना ने काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताया, और एम्ब्रियोलॉजी कैसे, आई डेवलप कैसे होती है। क्यों पीछे अभी एक सवाल पूछा गया था कि ऑर्बिट के ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में बताया जाए। अभी डॉक्टर नीलम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में बताएं आपको। और कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि वो पहले वाला पोर्शन देख नहीं सके, तो मैं डॉक्टर नीलम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पहले वाला पोर्शन था उसको हम थोड़ा सा समराइज करके जो आज हमने पढ़ाया उससे दोनों को फायदा होगा। जिन्होंने देख लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं देख पाए उनके लिए थोड़ा सा वो आ जाएगा। और मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि कोई भी सवाल हो आप अपना सवाल लिख के भेजिए, फैक्स करिए, और जब सवाल आप पूछ रहे हो तो अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बहुत धीरे कर दीजिए, क्योंकि सवाल जो है टीवी के माध्यम से नहीं पूछा जा रहा है, टेलीफोन के जरिए पूछा जा रहा है। आप टीवी अगर धीरे करके टेलीफोन से सवाल पूछेंगे तो आपको क्लियर आवाज सुनाई देगी। दूसरा, इसके बाद जो कल हमारा सेशन होगा वो भी 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा, और उसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी, बेसिक ह्यूमन साइंसेज जो है उसके बारे में कुछ सिस्टम्स जो है वो कवर करेंगे। तो इस तरह अब हम ये सोच रहे हैं कि एक 5-7 प्रोग्राम्स की सीरीज जो है कंटिन्यूसली चलाई जाए, जिससे कि जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी डिफिकल्टीज हैं, जो प्रॉब्लम्स एरियाज हैं, उनको डिस्कस करके आपको थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि अभी आपका जून में, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपके थ्योरी के एग्जाम होने वाले हैं। तो इस तैयारी के लिए आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो है आपको लेके हम इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी कोशिश करेंगे कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे दूर बैठ के आपको पढ़ा सकते हैं उतना आपको पढ़ाएं। उससे एक तो ये फायदा होगा कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कई जगह ऐसा होता क्या कि किसी सेंटर में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, किसी सेंटर में ठीक तरह से नहीं हो पाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा खराब पढ़ाया जाता है, पर हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आता है, कुछ को नहीं आ पाता है। पर इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ने को मिले। अगर कोई चीज़ किसी जगह छूट गई है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसका फायदा या उसका लाभ उसको भी मिले, क्योंकि हमारे लिए सभी स्टूडेंट जो है, चाहे वो राजगीर में है, चाहे पटना में है, चाहे दिल्ली में है या जयपुर में है, वो सब बराबर हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये सोचा है कि अगले 1-2 हफ्ते में हम इंटेंसिव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। और जैसा कि अभी बताया राजगीर वालों ने कि बड़ा अच्छा माध्यम आ गया। तो पहले तो होता था कि आपको पटना जाना पड़ेगा या रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। अभी आप एक डीटीएच सिस्टम जो कि 2 या 3 हज़ार रुपये का आता है, अगर अपने सेंटर पे लगवा लेते हैं प्रोग्राम स्टडी सेंटर वाले, तो उसमें स्टूडेंट्स को कहीं इधर जाने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में भी डीटीएच लगवा के अपना घर से बैठ के फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर उनकी पकड़ बनेगी। जितना हम ज़्यादा, जितने भी, आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने भी ये हमारे लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम जितना चर्चा करते हैं, जितना डिस्कशन करते हैं, जिसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारे अंदर जो है उसका जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बैठ जाता है। जैसे मैडम ने बताया था कि प्लेन में अगर हम देखें तो हमारे एक समझ अलग होती है। किसी आई का अगर हम प्लेन सेक्शन काटें तो हमारे को लगता है कि आई प्लेन है, ये लेंस यहाँ पर है, कोराइड यहाँ पर है, कंजक्टिवा है। पर जबकि आई गोल है तो आपको एक कल्पना लोक में भी जाना पड़ेगा, कि देखना पड़ेगा कि गोल है तो गोल में कैसे दिखेगी कॉर्निया, वो भी आपको समझना पड़ेगा। जब से ये चीजें आप समझेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पहले टेलीकॉन्फ्रेंस, तब भी हम यही कह रहे थे कि आप अगर चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको, जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हैं या आपका प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, तो आप जो सवालों का जवाब जो है अच्छी तरह से दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं जो किताब में दे रखा है, तो उसमें कई बार होता है आप जब रटने को जब आप दोबारा निकालना चाहते हैं, जो आपने पचाया था उसको उल्टी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कई बार जो है ठीक तरह से वो उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता है। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी जानकारी क्लियर होगी, तो आप अपने तरीके से उसको समझा सकते हैं। और हम जब जो एग्जाम होता है उसमें जरूरी नहीं है कि
आप जो किताब के अंदर शब्द यूज करेंगे वही शब्द यूज करें। अगर आप अपने शब्दों में भी अगर ठीक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं तो आप अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो अब ज्यादा समय ना खराब करते हैं, मैं डॉक्टर नीलम से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक तो मैडम जो स्टूडेंट ने पूछा था उनका जवाब दे दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा जो आपका हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसको जो 15-20 मिनट में एक रिवीजन कर दीजिए, जो कि हमारे राजगीर के स्टूडेंट जो पहले नहीं सुन पाए या जो और स्टूडेंट्स लेट आए हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दीजिए। अगर इस दौरान अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमसे पूछ सकते हैं। ये सेशन जो हमने आधे घंटे का आपका इसीलिए रखा हुआ है। पहले इनके सवाल का जवाब दे देते हैं। वो ऑर्बिट की सप्लाई को लेकर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में मैं पहले ही एक बार ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारा पूरा शरीर खून की नलियों का एक जम्बल्ड है, एक नेटवर्क है। इसी तरह से नर्व्स का भी पूरा नेटवर्क है। हम किसी एक पार्ट को जब बीच में से उठा के पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वो कहाँ से शुरू हुआ और आगे कहाँ जाएगा, वो सब चीजें एक साथ याद रखना इम्पॉसिबल है। तो और ये आपसे कोई उम्मीद भी नहीं करता। जब हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो अगर आप नाम समझ लें कि ये वाली नर्व है, ये वाली आर्टरी है, तो और उसकी ये वाली ब्रांच है, क्योंकि उसी आर्टरी की और न जाने कितनी ब्रांचेज होंगी कहीं और, एरिया बदलते ही नाम बदल जाता है, जबकि ये सब आपस में अल्टीमेटली जुड़ी हैं और दिल से निकल के दिल को ही वापस जाती हैं। तो जयपुर, आप पूछिए सवाल। हेलो। हाँ, आपका नाम बोलिए मैडम। हेलो। हाँ पूछिए। हेलो सर, किरणप्रीत नाम है। हाँ बोलिए किरण। सर हमारा क्वेश्चन है कि जो प्रैक्टिकल होंगे हमारे एग्जाम के वो कहाँ पे होंगे? वो आपके सेंटर में होंगे। और ऑप्टोमेट्रिक की बुक नहीं आई है सर। वो भी आपके पास आ जाएगी। मैंने एक सीडी भेजी थी, आप लोगों को सीडी मिल गई होगी, तो किताब भी आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। ओके सर। और सर इंग्लिश क्लासेस का, हमारी इंग्लिश क्लास नहीं हो रही है। इंग्लिश क्लास नहीं हो रही तो इंग्लिश की भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर देंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके सर, और हमारा ओकुलर एनाटॉमी का बुक, ओकुलर एनाटॉमी का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है हमारा। हाँ बोलिए। ऑप्टिक नर्व व विजुअल पाथवे के बारे में डिटेल में सिंपल में। ठीक है, ऑप्टिक पाथवे बताइए। ठीक है, ऑप्टिक पाथवे के बारे में बताइए। मैं उस सवाल का जवाब दे रही थी जो थोड़ी देर पहले पूछा गया था। हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो उनके नाम अभी, जैसे आपने ऑप्टिक नर्व, एक क्रेनियल नर्व है जो नंबर 2 होती है, 3 है ऑक्यूलोमोटर। तो मेरे ख्याल पहले इनको ये थोड़ा इन्हें पढ़ लेना चाहिए जनरल में। तो ऑर्बिट को जो मेन नर्व है वो 5th नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी 3 ब्रांचेज हैं। 5th one is ophthalmic, then you have 5th 2 maxillary and the 5th 3 is mandibular। हमारी ऑर्बिट की मेन सप्लाई जो है ऑफ्थैल्मिक डिवीजन से हो रही है, जो ट्राइजेमिनल की पहली डिवीजन है, इसको हम 5th one कहते हैं। 5th क्रेनियल नर्व की पहली डिवीजन इज ऑफ्थैल्मिक नर्व, वो सेंसरी सप्लाई है ऑर्बिट के मेन पार्ट्स की। और जो मैक्सिलरी डिवीजन है जो नंबर 2 है, 5th 2, कुछ पार्ट्स को वो भी सप्लाई करती है। ब्रांचेस की कई सारी ब्रांचेस हैं, मेनली लैक्राइमल और फ्रंटल, अगर आप 2 याद रख सकें तो बहुत अच्छा है। और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है वो आई को मेनली ब्लड सप्लाई करती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इसी की ब्रांच है। फिर आपके लॉन्ग पोस्टीरियर सिलेरी, आपकी जितनी ये शॉर्ट सिलेरी आर्टरीज हैं, ये सब अल्टीमेटली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ही ब्रांचेज हैं। जो अलग अलग जो डायग्राम्स हैं वो आपको एक एक डायग्राम एक आध आप उसमें से जो है ये समझ लें कि एक ये मोटी ब्रांच है, इसकी ऐसे ऐसे जा रही हैं और ये आई बॉल को ऐसे सप्लाई कर रहे हैं। बहुत डिटेल में आपकी किताब से ही आप पढ़ सकेंगे। रिटेन करने के लिए ये जरूरी कि एटलीस्ट आप नाम और मेन ब्रांचेस के नाम याद रख सकें। ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि विजुअल पाथवेज जो आपने पूछा दूसरे स्टूडेंट ने, उसका मैं उसका भी वो मैं रिवाइज करा देती हूँ। हाँ एक हाँ पूछे दिल्ली, इसको पूछ लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। Good afternoon, sir. Good afternoon. I have a question. Yes. Sir, what is the meaning of bevel of Rosemuller? What is the meaning of? रोजनमुलर। रोजनमुलर। अच्छा ठीक है, आपका भी सवाल जवाब दे रही मैंने। अच्छा सर
हाँ जी, अभी जवाब दे रहे हैं आपका। हाँ, हेलो सर। हाँ जी सर, अगर हमने जो एग्जामिनेशन के फॉर्म में जो सर एग्जामिनेशन सेंटर जो भरा है, हाँ जी सर वो सेंटर ना हम चूज करके हम सर अपना प्रोग्राम स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं, वहां पर एग्जाम नहीं होगा। थ्योरी का एग्जाम हमारे इग्नू के सेंटर्स पे ही होता है, ठीक है ना। और सर प्रैक्टिकल का एग्जाम सर? प्रैक्टिकल आपके सेंटर पे होगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं ऑप्टिक नर्व और विजुअल पाथवेज आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जो मैं पहले एक बार अभी कवर कर चुकी हूँ। इसमें इसको मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। इसमें रेटिना की जो लेयर्स हैं वो आप सबको याद होनी है, डायग्राम को समझना है, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें थोड़ा और मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाला। इसमें रेटिना की जो 10 लेयर हैं उनको अगर हम बाहर से देखें, स्क्लेरा की साइड से, स्क्लेरा, कोरॉइड, और फिर रेटिना की ये जो पहली लेयर है ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, जिसका फंक्शन जो लाइट पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करना है। इसके बाद आपकी दूसरी लेयर है रॉड्स एंड कोन्स की। रॉड एंड कोन एक बड़ा, चाहे रॉड हो चाहे कोन हो, इनका अच्छा साइज होता है। ये इनफैक्ट एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन इनको दो में डिवाइड कर देती है। तो जो रॉड एंड कोन का बॉडी है वो बाहर की तरफ है, और जो इनका न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर आता है। ये वाला पार्ट है ये, इसको हम आउटर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। आउटर न्यूक्लियर लेयर यानी कि रॉड्स एंड कोन के जो न्यूक्लियस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बाइपोलर सेल्स के साथ। जिस लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है इसको हम आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर कहते हैं। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर में बेसिकली रॉड्स एंड कोन का ही हिस्सा है जो जिसमें न्यूक्लियस उनका रखा हुआ है, और रॉड्स एंड कोन का जो बाकी पोर्शन है जिसको हम बेजल पोर्शन कहते हैं वो थोड़ा बाहर है, और इन दोनों के बीच में एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, जिसको हम काउंट करें तो तीसरी लेयर बन जाती है रेटिना की। आउटर न्यूक्लियर लेयर में जो न्यूक्लियाई हैं वो है रॉड्स एंड कोन के ही। उसके बाद आपका आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है जहां रॉड्स एंड कोन्स आर कम्युनिकेटिंग विद द बाइपोलर सेल्स। Bipolar cells are forming the inner nuclear layer. Then the bipolar cells are communicating with the ganglion cells at the level of, and this is known as the inner plexiform layer. Ganglion cells जो है उनकी जो लेयर है वो ganglion cell layer कहलाती है। This becomes the 8th layer. इनके जो फाइबर्स या एक्सॉन्स जो निकल रहे हैं वो नर्व फाइबर लेयर बनते हैं और सब इकट्ठे होकर के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। उसके बाद ही चूंकि अंदर विट्रियस है इसलिए इनके बीच में सेपरेट करने के लिए ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है विच इज लिमिटिंग द रेटिना एंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम विट्रियस। तो वहाँ फ्यूजन नहीं है एक्सेप्ट एट फ्यू प्लेसेस जहाँ विट्रियस इज वेरी क्लोजली अडेरेंट टू रेटिना। ये इसकी 10 लेयर्स हैं। अब इन्हीं में मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। रॉड्स एंड कोन्स लाइट से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करके विजुअल इंपल्स बना रहे हैं, और ये हमारे फर्स्ट न्यूरॉन है। इनको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं जो विजुअल इंपल्स को की शुरुआत हो रही है। इन्होंने आगे पास ऑन किया सेकेंड न्यूरॉन को यानी कि बाइपोलर सेल को, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। बाइपोलर सेल अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा गैंग्लियन सेल को। यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन शुरू होता है जो नर्व फाइबर से होते हुए ऑप्टिक नर्व बना, सबने इकट्ठे होकर ऑप्टिक नर्व बन के वो बाहर निकली, और आपका इस वाले डायग्राम में देखिए विजुअल पाथवे ये ऑप्टिक नर्व जो है ये अभी तक फर्स्ट ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन चल रहा है गैंग्लियन सेल से। ऑप्टिक ट्रैक्ट बन गया क्याज्मा के बाद और रिले हुआ जाके ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। यहाँ पे जाके थर्ड न्यूरॉन आपका खत्म हुआ। तो जो गैंग्लियन सेल का एक्सॉन है या नर्व फाइबर है वो खत्म होता है आके लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे। वहां से फिर ये फोर्थ ऑर्डर शुरू होता है जो ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में आगे जाके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में खत्म होता है और वहां रिले करता है। अब पाथवे में जो हमारा विजुअल फील्ड कुछ इस तरह का है कि जो हम अपनी टेम्पोरल साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो रेज जाके हमारी नेजल रेटिना पे पड़ती हैं
और नेजल रेटिना पे ही उसकी पिक्चर बनेगी। जो नेजल साइड से में कोई ऑब्जेक्ट हमारे रखा है वो हमारे रेटिना के टेम्पोरल पार्ट में जाके बनेगा। तो रेटिना के मोटे मोटे दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक नेजल रेटिना, एक टेम्पोरल रेटिना। और यहाँ से ऑप्टिक नर्व के जो फाइबर्स गए, तो जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो कियाज्मा पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये देखिए आप, दे नॉट क्रॉसिंग एट कियाज्मा, दे आर गोइंग इनटू द ऑप्टिक ट्रैक्ट अनक्रॉस्ड। तो उसी साइड के टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स उसी साइड के ऑप्टिक नर्व ट्रैक्ट में जा रहे हैं, जबकि नेजल फाइबर्स क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाते हैं। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट अगर राइट साइड का है तो वो राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर्स और लेफ्ट साइड के नेजल फाइबर्स लिए हुए हैं। इसी तरह से अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है तो इसमें राइट साइड के टेम्पोरल और लेफ्ट साइड के नेजल होंगे, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट टेम्पोरल और राइट नेजल होंगे, क्योंकि वो क्रॉस कर गए। तो आप जब पढ़ने बैठे तो समझते जाएं कि आप अपने खुद को सब्जेक्ट समझ के अपने हाथों के सहारे से समझिए, या सामने एक डायग्राम बनाइए और उसको समझिए कि सामने पेशेंट खड़ा हो तो कौन सी साइड में जा रहा है। दिस इज हाउ यू विल लेटर ऑन अंडरस्टैंड दी पेरीमेट्री। ये आपके ऑर्डर्स हो गए और ये आपका मोटा मोटा विजुअल पाथ है। इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं समझ में आता आपको समझाने का। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ऑप्टिक हमारी एक रेटिना का आधा हिस्सा ब्रेन के दूसरे हिस्से में रिले कर रहा है, और हमारे रेटिना का एक आधा पार्ट हमारे ब्रेन के उसी साइड में रिले कर रहा है। तो और बाद में ये वापस फिर दोबारा अंदर जाके एक बार ऊपर नीचे होते हैं, तो सुपीरियर इंफीरियर हो जाता है, टेम्पोरल नेजल हो जाता है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ विजुअल पाथवे। क्रॉसओवर पे क्या होता है, तो ऑप्टिक कियाज्मा पे क्या होता है। अगर आपकी किताब में एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, उसको आप समझिएगा बैठ के, 3-4 लोग मिलके एक ग्रुप बना के पढ़िए उसको, कि अगर हमने ऑप्टिक नर्व को कट किया एक पर्टिकुलर लेवल पे तो वो वाली साइड खत्म हो गई। लेकिन अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट एक तरफ से कट करते हैं तो दोनों आइज का आधा आधा पार्ट जा रहा है। कियाज्मा में अगर बीच में कट हो गया तो दोनों तरफ के नेजल चले गए, साइड से कंप्रेस हुआ तो उस साइड का टेम्पोरल चला गया। ऐसे ही अगर ऑप्टिक रेडिएशन में किसी पार्ट में हो तो बड़ी मिक्स सी पिक्चर आएगी कि दोनों साइड के कुछ कुछ फाइबर्स जा रहे हैं। वो डायग्राम आपकी किताब में काफी सिंपल दिया हुआ है, जो आपको साथ साथ फील्ड भी दिखा रहा है कि कहाँ पे कट, कहाँ पे पाथवे डैमेज हुआ और कौन से पार्ट की फील्ड है। यस पटना। कम कीजिए कम। सर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में सवाल एक पूछना है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में ओरिजिन और इंसर्शन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का क्या होता है सर? अच्छा ठीक है, बताते हैं आपने किताब पढ़ ली है? आप कौन बोल रहे हैं, नाम देंगे अपना? हाँ, इसमें आप ये ओरिजिन इंसर्शन जो है आपको किताब से पढ़ने होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो मैं आपको बताऊंगी कि रेक्टस ज्यादातर जो रेक्टाइल मसल्स हैं वो सब जोन्यूल ऑफ जिन से अराइज करते हैं, और जो आपकी ओब्लिक्स हैं उनकी ओरिजिन जो है वो थोड़ी अलग है। ये मतलब इसमें रेक्टस मसल है और ओब्लिक मसल्स। हाँ, तो आप पहले आप किताब में से पढ़ लें, यदि क्योंकि ये आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है। आप मैं सिर्फ समझाने के लिए आपके लिए मेहनत करूंगी। यू हैव टू रीड इट फर्स्ट कि कौन सा मसल कहाँ से ओरिजिन हुआ। अगर आप वो डायग्राम देखें जिसमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ऑप्टिक कैनाल, ये हमारे ऑर्बिट के अंदर बोनी स्ट्रक्चर्स जो हैं, उसमें एक टेंडिनस रिंग लगी हुई है जिसको हम एनुलस ऑफ जिन कहते हैं, या जोन्यूल ऑफ जिन भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ है। उस टेंडिनस रिंग से ये रेक्टाई हमारे आ रहे हैं। ऊपर की साइड से सुपीरियर रेक्टस, नीचे की साइड से इंफीरियर रेक्टस, मीडियल साइड पे मिडिल रेक्टस, लेटरल साइड पे लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ऑब्लिक अपना जो ओरिजिन लेती है वो 2-3 बोन से एक साथ लेती है, जिसमें स्फिनॉइड का ग्रेटर विंग और लेसर विंग पार्टली, और थोड़ा सा पार्ट ऑप्टिक इसके एनुलस से आता है, और बाकी रेक्टाइस डायरेक्टली सीधे सीधे आगे आते हैं। आप ये डायग्राम देखिए जिसमें वो ग्लोब को सब तरफ से कवर कर रहे हैं, ये वाला। और इस तरह से मसल्स की एक चारों तरफ से एक शीट बन जाती है जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व चारों तरफ से एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल से कवर्ड होती है, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये पीछे से जो मसल्स आ रहे हैं, ये डायग्राम दिखाएंगे जरा। अच्छा एक मिनट मैडम, हाँ। ये डायग्राम बाद में। एक कॉल जयपुर से। जयपुर, यस जयपुर बोल। हाँ बोलिए।
हेलो। हाँ, कौन अभिषेक बोल रहे हैं? सर ये एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आईबॉल। कौन बोल रहे हैं? अभिषेक बोल रहा हूँ सर। अभिषेक, अच्छा हाँ बोलिए अभिषेक, क्या कह रहे थे? सर ये एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आईबॉल है ना, ये सेशन हमने अटेंड नहीं किया था। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ, पढ़ तो लिया हमने मगर कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कुछ। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आईबॉल, अच्छा ठीक, बता दो। अच्छा, ये जो अभी आपको मसल्स का मैं बता रही थी, एक बार ये डायग्राम दिखाएंगे जरा। कैन वी हैव द डायग्राम? इसमें अगर हम ऑर्बिट में और पीछे जाएं तो जहाँ पे ऑर्बिट में ये ओपनिंग्स हैं, वो मैंने आपको कहा अगर आप स्कल को लेकर के थोड़ा पढ़ लें तो उसमें ओपनिंग्स हैं जो आई ऑर्बिटल कैविटी और क्रेनियल कैविटी को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जिस कैविटी में ब्रेन है। तो क्योंकि ऑप्टिक कैनाल से ऑप्टिक नर्व को ब्रेन में जाना है और उसी के पास में एक ये सुपर ऑर्बिटल फिशर है जिसपे वो टेंडनस रिंग लगी होती है। ये डायग्राम आपकी किताब में दिया हुआ है। ये मसल वहां से अराइज करके देखिए, ये ऊपर जा रही है, ये सुपीरियर रेक्टस है। ये जो नीचे जा रही है ये इंफीरियर रेक्टस है, नीचे की साइड में जो आईबॉल के नीचे लगी हुई है यहाँ पे। ये साइड से मिडिल नेजल साइड से और टेम्पोरल साइड से लैटरल रेक्टस आएगी। ये सब मसल मिलके एक कौन सा बना देती है जिसके अंदर ऑप्टिक नर्व होती है। ये ऑप्टिक नर्व इज कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय दी मसल्स। सुपीरियर ओब्लिक मसल का ओरिजिन मैंने आपको बताया, बेसिकली वो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से ओरिजिन लेती है। और रेक्टाइल मसल्स का मतलब क्या है? अब मैं आपको, रेक्टस का मतलब स्ट्रेट। तो जो रेक्टाइल मसल्स है हमारी चार, मिडिल, lateral, superior and inferior, all the recti are running a straight course from the annulus of Zinn to the eyeball और वो eyeball में अटैच हो जाते हैं। वो भी डायग्राम आपकी किताब में दिया है। मिडिल रेक्टस लिम्बस से 5.5 मिलीमीटर पे इंसर्ट होती है। लैटरल रेक्टस जो है वो 6.5 पे है, इंफीरियर रेक्टस 7 पे है और मिडिल रेक्टस ये आपकी जो लैटरल रेक्टस जो है वो सुपर रेक्टस इज 7.5, then 7, 6.5 is inferior rectus and middle rectus is 5.5। तो इस तरह से ये लिम्बस के चारों तरफ अटैच हो जाते हैं। All the four are running a straight course, so we call them as four recti muscles। Now there are two obliques। उनका नाम ओब्लिक क्यों रखा है? क्योंकि उनका कोर्स ओब्लिक है। वो कोर्स आप मैं आपको इस ग्लोब पे समझा देती हूँ। ये मॉडल जरा सा फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे कहीं आपका वो है एनुलस ऑफ ज़िन, तो सुपीरियर रेक्टस ऐसे आके लगी, इंफीरियर रेक्टस यहाँ पे आके लगी, मिडिल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, इस तरह से ये मसल्स का कोन बन गया और उसके बीच में ये ऑप्टिक नर्व रखी हुई है। जो ओब्लिक मसल्स हैं वो उनका पाथ ओब्लिक है। सुपीरियर ओब्लिक यहाँ से आती है यूं, जब वो ग्लोब के पास पहुंचती तो उसका जो टेंडन है वो ट्रोक्लिया में वो जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन के अंदर में जो एक ट्रोक्लिया होती है पुली जैसी, उसका टेंडन उसमें से पास ऑन होके और it takes a turn and attaches onto the behind the eyeball, not in front जैसे रेक्टाई हैं, पीछे जाके पोस्टीरियर पोल के ऊपर अटैच हो जाता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आईबॉल अंदर घूम जाता है इस तरह से। देखिए इस तरह से अंदर को घूमेगा, इसको हम इंटॉर्शन कहेंगे। इंफीरियर ओब्लिक का इंफीरियर जो कोर्स है वो ओब्लिक किस तरह है? वो फ्लोर और मिडिल वॉल से अराइज करके आईबॉल के नीचे नीचे जाके और पोस्टीरियर पोल के नीचे अटैच हो जाती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई बॉल को बाहर की तरफ घुमा देती है, एक्सटॉर्ट करती है। दिस विल बी, आपको और इजी समझ में आ जाएगा यदि आप पेपर वेट हाथ में लेके और उसको मसल्स के मूवमेंट को समझ के उसको घुमा के देखें कि सुपीरियर ओब्लिक चूंकि आई बॉल को के ऊपर से कर्व करके पोस्टीरियर पोल के ऊपर लगी है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आई बॉल को अंदर घुमा लेती है। इंफीरियर ओब्लिक मिडली आती है लेकिन लैटरली घूम के पोस्टीरियर पोल के नीचे लगी है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये आईबॉल को बाहर घुमाती है, इसलिए ये ओब्लिक्स कहलाते हैं। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा जिन्होंने भी सवाल पूछा है। जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखते हुए एक हाथ में पेपर वेट लेके आप मसल्स को किताब का सहारा लेते हुए देखिए कौन सी कहाँ से आके अटैच हो रही है। मूवमेंट्स आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं, वो आपको समझ आ जाएंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इसके बाद एक दूसरा सवाल था बीच में कि वेल्व के लिए जो पूछा गया था, वेल्व ऑफ रोजन-मुलर किसी हाँ, मैं इनका जवाब दे दूं। उसके बाद वो जो तीसरा सवाल था अभी उनका, वो किस बारे में था? इसके बाद जिन्होंने पूछा मुझसे
कि अच्छा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में था, एम्ब्रियोलॉजी का वो एक्टोडर्म। अच्छा मैं आपको ये जो वाल्व, 2 मिनट बचे मैडम, बस मैं एक बार आपको जल्दी से वाल्व का बता देती हूँ। ये जो हमारा लैक्रामल अपरेटस है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट वाल्व्स हैं। आपकी किताब में 4-5 वाल्व दिए हैं, डोंट गो इनटू द डिटेल्स, रिमेंबर 2 वाल्व्स, वाल्व ऑफ रोजनमुलर एंड वाल्व ऑफ हैसनर। जहां पे हमारा ये कॉमन फिनालिकुलस सैक में खुलता है, वहां पे एक वाल्व है, इस वाल्व का नाम रोजनमुलर है। इसका फंक्शन क्या है कि जब आंसू एक बार सैक में चले जाएं तो ये बंद हो जाए और पलट के आई में ना आने दे। वाल्व का काम करता है, वाल्व का काम करता है। दूसरा वाल्व, जहां जब ये डक्ट नोज में खुल रही है, वहां पे एक वाल्व ऑफ हैसनर है जो नाक की हवा को इस सैक में आने से रोकता है, क्योंकि हमारी नाक में हम सांस ले रहे हैं, हवा घूम रही है। इसके अलावा 2-4 वाल्व और डिस्क्राइब किए हैं आपकी बुक में, प्लीज बात याद रखिएगा। दीज 2 आर इम्पोर्टेंट आपके एनाटमी और आपकी आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जल्दी से उनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। एम्ब्रियोलॉजी वाला, उसमें आपको सिर्फ ये समझ लें आप कि कौन सी लेयर कहाँ से आ रही है। हमारी एम्ब्रियोलॉजी की जो एम्ब्रियो में जो हमारी लेयर्स हैं, सरफेस एक्टोडर्म है, न्यूरल एक्टोडर्म है, जैसे स्लाइड दिखा देंगे, और मेसोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म एम्ब्रियो की जो लेयर्स हैं, बेसिकली एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स होती है एम्ब्रियो की। लेकिन जो एक्टोडर्म है वो हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए उसमें एक स्पेशलाइज्ड एक्टोडर्म का पार्ट निकल आता है, विच इज न्यूरल एक्टोडर्म। सरफेस इज सेम एज योर स्किन, ठीक है। तो सरफेस एक्टोडर्म कॉग्निटिवा कॉर्निया की एपिथेलियम और लेंस को डेवलप करता है। न्यूरल एक्टोडर्म आइरिस की, सिलर बॉडी की एपिथेलियम, रेटिना की लेयर्स और विट्रियस को बनाता है। मेसोडर्म कॉर्निया की बाकी लेयर्स, एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर, कोरॉइड, स्क्लेरा and the other parts of iris and ciliary body which are other than the epithelium. So I think के सवालों के जवाब पूरे हो गए। मेरा ख्याल आपने जो भी हमारे स्टूडेंट ने सवाल पूछे वो आपने अच्छी तरह से उनका जवाब दे दिया है। तो अब हमारा समय लगभग समाप्त होने को है। तो मैं आप डॉक्टर नीलम आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए इतनी दूर से और 3 घंटे हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करा। My pleasure. And I hope that I think whatever the valuable inputs you have given, the students must have been benefited. I would like to get the feedback from them कि और क्या वो चाहेंगे हमसे। हम आपसे ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे को अपना फीडबैक देते रहिए कि हम और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है स्लाइड्स नहीं ठीक हैं या क्या नहीं है, या हमारा प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें अगर हों, अगर आप हमारे को फीडबैक देते रहेंगे तो हम आपको और बेटर जो है इनपुट्स देते रहेंगे। आप मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, अभी नेक्स्ट 5 डेज हम कंटिन्यूसली टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते रहेंगे। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आप अपने सेंटर पे अपना हमारे राजघाट या अपने रीजनल सेंटर पे जाके देख सकते हैं, या अगर आपके पास DTH है तो आप अपने सेंटर पे देख सकते हैं, या आप अपने घर पे देख सकते हैं। और अगर आप जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं अगर वो आना चाहें तो हमारे स्टूडियो में भी यहाँ आकर बैठकर देख सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो अपॉर्चुनिटी हम जो आगे एक दो हफ्ते में ये कर रहे हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसका सबसे मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठाएं। और जो भी आपके जो सवाल हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको भेजिए। आपका मेरा ईमेल आपको मालूम ही है, bschotignu@yahoo.co.in, और आप अपने SMS भी भेज सकते हैं। कॉल नहीं करेगा, इस नंबर पे कॉल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट आप अपने SMS इस पे भेज सकते हैं 9311016392 पर। तो आपके जो भी SMS और जो भी सवाल ईमेल से आएंगे उनको हम अगली टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में लेंगे। यही कहते हुए हम कल आपसे दोबारा 2:30 पर आपसे दोबारा। थैंक यू।